भाई दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। देखो, बड़ा ही मज़ेदार कर्व है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कर्व में कुछ भी नहीं कर देना। कर्व को बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर तरीका है, उसको हम समझेंगे और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बने रहिएगा लेक्चर में। देखो, हमने ये ग्राफ बनाया है। एक वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी कुछ इलास्टिक लिमिट है। उसको और फर्दर खींचेंगे तो डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ फोर्स लगाऊंगा, छोड़ूंगा तो वापस आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दूंगा जब मैं, तो डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा ना, कुछ खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। और लगा रहा हूँ और लगा रहा हूँ और लगा रहा हूँ, एक टाइम में बॉडी टूट जाएगी। तो बॉडी के शुरू से फोर्स लगाने से लेकर के टूटने तक का हमने एक ग्राफ बनाया है, एक वायर के, ठीक है। उसके फोर्स लगाने से शुरू करने से लेकर के टूटने तक का हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। तो हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हुक्स ने क्या कहा था? विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब ये विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, इसको समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो जो आपकी इलास्टिक लिमिट है EL, अज्यूम कर लेते हैं 10 न्यूटन तक है, तो जो हुक्स लॉ भी होगा ना, वो कुछ 8 न्यूटन तक ही होगा। तो जो हुक्स लॉ भी होगा ना, वो 8 न्यूटन तक ही होगा। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, आपको जो वायर दिया गया है, जो पार्टिकल्स देखा था ना, जिन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में नहीं समझा था, जहाँ मैंने स्ट्रेस समझाया था, उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई टैब शो हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखो, स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस हुआ था, कहा ना, पार्टिकल्स हैं खूब सारे चिपके पड़े एक दूसरे से। कोई ऑब्जेक्ट है, जब आप फोर्स लगा के खींच रहे हो दोनों तरफ से, तो पार्टिकल्स क्या दूर दूर जा रहे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग है, वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करना नहीं चाहते। जैसे ही आप फोर्स हटा दोगे, अगर आपने फोर्स इतना नहीं लगाया कि उनके बॉन्ड्स ब्रेक हों, ठीक है, मतलब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, अपने पार्टिकल्स को वापस से खींच लेंगे, तो जो वायर है अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप फोर्स लगा के उसको खींचने जा रहे हो, ठीक है, तो 2, 4, 6, 7, 8 तक तो पहुंच गए, तो ठीक है। जितना स्ट्रेन बढ़ा रहे हो, जितना चेंज लेकर के आ रहे हो लेंथ में, उतना ही स्ट्रेस बढ़ रहा है। जितना स्ट्रेन बढ़ रहा है उतना स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने 8 न्यूटन क्रॉस किया, तो पार्टिकल्स को लग रहा है कि भैया अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसने अब, तो हम तो टूट जाएंगे, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 न्यूटन तक फोर्स लगाया, तो ठीक है, पार्टिकल्स फिर ये कोई नहीं आ जाएगा, हम खींच लेंगे वापस। खींचेगा, आप खींचोगे, हम पार्टिकल्स को वापस खींच के वायर को ओरिजिनल लेंथ में लेकर के आ जाएंगे। लेकिन जब 8 तक पहुंच गए, तो अब पार्टिकल्स को लगा कि यार अगर इसने थोड़ा सा और बढ़ाया तो अब तो हम टूट जाएंगे। तो उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, नहीं भैया काम और ज़्यादा करना है अब अगर ये खींचेगा तो हमें क्या करना है, और ज़्यादा काम करना है, इंटरनल फोर्स और ज़्यादा लगाना है, स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा देना है। तो इसीलिए हुक्स लॉ जो है 8 न्यूटन तक वैलिड होता है। उसके बाद बचे हुए एग्जाम्पल के लिए 2 न्यूटन में क्या होगा, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स को लगेगा भैया अगर इसने फोर्स और बढ़ा दिया तो टूट जाएंगे, तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी ना, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। कब? हुक्स लॉ के ऊपर और इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो ये छोटा सा वेरिएशन है कि हुक्स लॉ 8 न्यूटन तक वैलिड है एग्जाम्पल के लिए, और इलास्टिक लिमिट जो है अपना 10 न्यूटन तक है। 8 से 10 के बीच में जाओगे तो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, उस केस में स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम इंक्रीज होता है, इंक्रीज तो होता है, ठीक है। तो अब इसको लेकर के ग्राफ प्लॉट करिए अगर, तो देखो पूरी कहानी हम कर रहे हैं, है ना। मान लेते हैं इलास्टिक लिमिट जो है 10 न्यूटन है, तो 0 से लेके 8 तक जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है। ग्राफ कैसा होना चाहिए जी? बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये O मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट अपनों ने O ले लिया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो O से A लाइन कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे क्या ओबे हो रहा है? यहाँ पे हमारा हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। उसी को हमने यहाँ इस पॉइंट में लिखा है कि पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो है स्ट्रेस स्ट्रेन की खत्म हो जाती है और हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड होता है, ठीक है। इस पॉइंट तक क्या होगा आपका, स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, ठीक है। अब A से B जब आ रहे हैं, जब A से B आएंगे, तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रहा है स्ट्रेन से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अगर प्लॉट करके दिखाऊं, तो देखो स्ट्रेन में इतना चेंज है, और वहीं अगर आप स्ट्रेस में चेंज देखोगे तो स्ट्रेस में चेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये वाला गैप इस वाले गैप से बड़ा है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, स्ट्रेस कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ेगा स्ट्रेन से, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ लिखा नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस कैसे हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम B to C, है ना, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, stress increases
more and strain increases less, स्ट्रेन हमारा कम बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब टेंशन होगी, अरे नहीं भैया इलास्टिक लिमिट पार हो जाएगी, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, हम वापस नहीं ला पाएंगे, तो वहां पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे अपना, और कंपैरेटिवली जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कम होगा, तो स्ट्रेन कम होगा, ठीक है जी। तो अब ए से बी पहुंच गए, अब इलास्टिक लिमिट पार कर गए आप, ठीक है। तो ध्यान रहे ओ से ए तो स्ट्रेट था, और ए से बी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेन कम बढ़ रहा है, इसलिए जो कर्व है वो थोड़ा सा स्ट्रेस की तरफ रहेगा, ये पोर्शन ज़्यादा रहेगा, ये वाला पोर्शन कम रहने वाला है। अब पॉइंट बी पर आकर इलास्टिक लिमिट खत्म, इलास्टिक रीजन खत्म, इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके क्या होगा, प्लास्टिक बनने वाली है बॉडी। तो अब ध्यान दें, इलास्टिक लिमिट खत्म, इलास्टिसिटी खत्म, बॉडी प्लास्टिक बनने जा रही है, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो चुका है, बॉडी प्लास्टिक बनने जा रही है। तो उस ड्यूरेशन में बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए क्या होगा कि स्ट्रेन, अब जो डिफॉर्मेशन है थोड़ा सा वो ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देगा, कंपैरेटिवली स्ट्रेस जो है कम बढ़ेगा। इसको यूँ समझो कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके पार्टिकल्स टूट कर उनको सदमा लग गया, भाई यार छूट के निकल गया, तो टेंशन इंटरनल फोर्स लगाने की, तो परेशान तो है, डिप्रेशन में तो आ गए पार्टिकल्स की, अरे यार बॉन्ड टूट गया, अब तो जो है डिफॉर्मेशन आने वाली है, डिप्रेशन में तो आ गए, लेकिन इंटरनल फोर्स अब नहीं लगाएंगे ना, कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले लगाएंगे तो अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा कम लगाएंगे। तो अब जितना खींचोगे उतनी लेंथ बढ़ेगी, तो इस पोर्शन में क्या होगा जी, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा, चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा, और कंपैरेटिवली जो इंटरनल फोर्स है वो कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। तो बी से सी रीजन की अगर हम बात करें, बी से सी रीजन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेन जो है वो अच्छा खासा बढ़ता है, ये स्ट्रेन का गैप है, लेकिन अगर वहीं मैं आपको गैप दिखाऊं स्ट्रेस का बी से सी में, तो देखो बच्चों स्ट्रेस का जो गेम है ना भाइयों बहनों, वो कम है, कंपैरेटिवली स्ट्रेन क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है बी से सी में। तो पॉइंट बी से क्या स्टार्ट हो रहा है जी, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक रीजन, और ये जो थर्ड पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बी से सी वाला। और बी से सी क्या हो रही है, इलास्टिक बॉडी जो है कन्वर्ट हो रही है किसमें, प्लास्टिक बॉडी में, और बी से सी में जो स्ट्रेन है वो रैपिडली बढ़ रहा है। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने इंक्रीजेस मोर लिखा था, रैपिडली नहीं लिखा था, रैपिडली का मतलब अचानक से बढ़ता चला जा रहा है, बट स्ट्रेस इंक्रीजेस स्लोली। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो वीडियो को वापस पीछे से देखिए। अब पॉइंट डी की बात करेंगे। तो देखो जब पॉइंट सी क्रॉस कर गए तो अब क्या हुआ, अब डिफॉर्मेशन आना शुरू हो गया, ठीक है। इस छोटे से हिस्से में पार्टिकल में डिप्रेशन आ गया होगा, भाई यार टूट गया, अब डिफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन उसके पास हिम्मत है, वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो फिर से अपना जज्बा जगाएगा कि अगर नहीं भैया इतना हिस्सा तो चलो डिफॉर्म हो रहा है, यहाँ बॉन्ड टूट चुका, लेकिन इधर वाला नहीं टूटना चाहिए। तो जब और फोर्स लगाओगे तो यहाँ भी जान लगा देगा पूरी अपनी कि नहीं यहाँ से खिंचाव नहीं होना चाहिए, यहाँ से डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। आप वायर को खींच जा रहे हो, जो वायर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पास खींच रहे हैं कि डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। आप जितना खींच रहे हो वो उतना खींच रहे हैं, आप जितना खींच रहे हो उतना खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली नहीं होगी, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे बॉन्ड्स उसके लगभग टूट जाएंगे, सारे बॉन्ड्स लगभग, पार्टिकल्स जो हैं रॉड हमने या वायर लिया था उसके जो पार्टिकल्स थे बहुत सारे, उनके बीच में जो बॉन्ड्स था जिसकी वजह से पूरी बॉडी बनी हुई थी, वो लगभग सारे टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, वो जितना एफर्ट लगा सकता था लगा दिया, अब उसको मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब अगर आप खींचोगे तो पार्टिकल कितने ही जोर लगा लें, अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को खींच के वापस नहीं ला पाएंगे, वायर वापस से इनिशियल शेप में नहीं आ पाएगी। तो अब अपना स्ट्रेस खो देगा, अब वो एफर्ट करना छोड़ देगा, अब इंटरनल फोर्स नहीं लगाएगा। तो जो स्ट्रेस है इस पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम होगा। फिर जब आप और खींचोगे तो स्ट्रेस घटना शुरू हो जाएगा, इंटरनल फोर्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फाइनली चंद सेकंड के बाद बॉडी टूट जाएगी, अचानक बॉडी ब्रेक हो जाएगी। तो ये उस पूरे वायर की कहानी थी। एक बात ध्यान रखना, इसमें स्ट्रेस तो कम हो रहा है मैक्सिमम के बाद, लेकिन स्ट्रेन कभी डिक्रीज नहीं होगा। कॉमन सेंस है यार, आप खींच रहे हो ना, तो जब खींचोगे तो लेंथ डिक्रीज कैसे होगा, लेंथ तो बढ़ता जाएगा, डेल्टा एल बढ़ता जाएगा।
तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ रहा है या जो आप चाहे वॉल्यूम प्रोड्यूस करा रहे हो, खैर ये जो ग्राफ बनाया हमने वायर के लिए बनाया, तो लेंथ की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल बढ़ता जा रहा है, डेल्टा एल बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन कभी डिक्रीज नहीं होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ क्या डिक्रीज होगा, स्ट्रेस वो मैक्सिमम के बाद। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ग्राफ क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 3 नंबर में आता पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ तक 5 पॉइंट। कुछ डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना हो तो ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें कुछ मिस कर गया, छोटा सा ना बना के दिखा दूँ आपको मैं कि आई होप आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी खिचड़ी पकाने जा रहा हूँ, आप उसको जो है नोट करिएगा। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो है आपके पास इलास्टिक रीजन, सॉरी पॉइंट बी तक, यहाँ तक नहीं, पॉइंट बी तक वाला सारा, ठीक है। ये जो रीजन है, ये रीजन, इस पूरे को हम कहते हैं जी इलास्टिक रीजन, कि ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, ये इलास्टिक रीजन के अंदर आता है, ये इलास्टिक रीजन की प्रॉपर्टी है। और इसके बाद वाला जो सारा एरिया है, ये क्या बन जाएगा जी, ये आएगा हमारा प्लास्टिक रीजन। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करके जैसा किया था आप भी खिचड़ी पका लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, 3 डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास, डक्टाइल, इलास्टोमर्स एंड ब्रिटल। चलो इलास्टोमर छोड़ते हैं, डक्टाइल तो सुना होगा। मैंने हिंदी मीडियम से किया था, 10th में मैंने पढ़ा था कि डक्टाइल वो मटेरियल जिनको पीठ की लंबी लंबी चादरें बनाई जाती हैं या पीठ की लंबी लंबी तार बनाए जाते हैं, उनको हम डक्टाइल कहते हैं ना। भंगुर तंग पता नहीं क्या था, भूल गया, क्या हिंदी में कुछ कहते थे, तन्यता था शायद, तन्यता, खैर छोड़ो क्या मतलब। तो देखो अब खुद सोचो, जो वायर को आप खींचते हो, है ना, जैसे 1 ग्राम गोल्ड से हम कहते हैं शायद 1 किलोमीटर लंबी वायर बन जाती है, तो जब उसको आप खींच रहे हो 1 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम गोल्ड को, तो छोड़ के वापस थोड़ी आ रही है, वो तो खींचती चली जा रही है ना। तो वो प्लास्टिक बॉडी है, इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी है। तो डक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं कि जिनको अगर आप खींचोगे तो बहुत लंबा खींच जाते हैं, यानी जो डिफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट्स, उसको पतला कर करके बहुत लंबा खींच देते हैं ना, लेकिन क्या ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम शीट को खींचा छोड़ा वापस आ गई, नहीं ना, उसमें इलास्टिक रीजन बहुत कम होता है, प्लास्टिक रीजन बहुत होता है। तो अगर हमें रफली ग्राफ ड्रॉ करना हो उसका, तो देखो जी स्ट्रेट तो बना के दिखा रहे हैं हम इलास्टिक रीजन के लिए, और अगर बात करेंगे प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, किसमें, डक्टाइल मटेरियल्स में। ये जो है आपके पास इलास्टिक रीजन है, शॉर्ट में ER से लिख रहे हैं, और ये जो है आपके पास प्लास्टिक रीजन है, शॉर्ट में PR से लिखना है, इतना बड़ा, यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। इलास्टोमर्स डक्टाइल का उल्टा, आप कितना भी खींचो छोड़ो तो वापस आ जाएगा, यानी उसमें इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए टिश्यू ऑफ एओर्टा, उसको आप कितना ही खींच लो, रबर कितना ही खींच लो, रबर लो, चलो टिश्यू ऑफ एओर्टा छोड़ो, बायोलॉजी वाले अपने बहुत सारे नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूँ वैसे, बस एग्जाम्पल याद है। तो रबर है, रबर को आप कितना ही खींचो छोड़ो वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल शेप में, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है। अच्छा, रबर में डिफॉर्मेशन आपने बहुत कम देखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि खींचोगे 2 मीटर की वायर को 10 मीटर तक खींचा छोड़ा, ठीक है वापस आ जाएगा, लेकिन उसको अगर आपने खींचे 20 मीटर तक, 5 मीटर का डिफॉर्मेशन आ जाए, मतलब 5 मीटर वो खींच के रहता है, ऐसा जनरली नहीं होता है, वो सीधा टूटता है फिर। तो यानी कि अगर इलास्टोमर्स की बात करेंगे तो इसमें इलास्टिक रीजन तो बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक रीजन बिल्कुल ज़रा सा होता है इलास्टोमर्स में। इलास्टिक रीजन तो अच्छा खासा होता है, लेकिन जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत कम होता है। ब्रिटल की बात करेंगे बच्चों, लकड़ी, पत्थर, ग्लास। अच्छा, लकड़ी को आप खींच सकते हो क्या, चलो लकड़ी छोड़ो, पत्थर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्या पत्थर को मैं खींचूंगा तो खींच जाएगा? नहीं, ना तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है और ना ही खींचने के बाद वापस आता है। खींचने के बाद वापस क्या, वो खींचता ही नहीं है, तो ना तो उसके अंदर इलास्टिसिटी है ना प्लास्टिसिटी है, वो क्या होता है, सीधा टूटता है। तो ना तो इसमें इलास्टिक रीजन होता है ब्रिटल मटेरियल्स में, ना ही प्लास्टिक रीजन होता है। अगर हम बहुत मेहनत करके, बहुत सोच के, बहुत ध्यान लगा के इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे ना तो इसमें इलास्टिक रीजन है ना इसमें प्लास्टिक रीजन है, अगर है भी तो बहुत चुन्ना सा है। तो देखो क्या करना है हमें, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, जहाँ शुरू वहीं ख़त्म, ये तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो जी ये था आपका कंप्लीट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हुक्स लॉ के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
इसका ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में।